नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी एक्ट 1992 के बारे में। तो सेबी एक्ट है, उसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 1992। ठीक है, जो ये एक्ट था, सेबी एक्ट था, यह 1992 का 15 नंबर एक्ट था। यानी 1992 के अंदर जो एक्ट आए थे उससे 15 नंबर पे एक्ट आया था और इसका नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4 अप्रैल 1992 को। ठीक है, और यह एक्ट कब से लागू हुआ, इन्फोर्स कब हुआ? तो यह एक्ट इन्फोर्स हुआ था 30 जनवरी 1992 को। यानी दोनों में चीज़ें फ़र्क है। यह हो सकता है कि कोई एक्ट का नोटिफाइड बाद में हो रहा है, ठीक है, तो सरकार यह कर सकती है कि यह एक्ट कब से लागू किया जाएगा, भूतलक्षी प्रभाव से किया जाएगा, भविष्यलक्षी। तो जैसे ये है, भूतलक्षी प्रभाव थोड़ा सा माना गया, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा। 30 जनवरी 1992 से इसको एक्ट को माना गया है। तो जो ये एक्ट है ये किस लिए बनाया गया था, पहले इसको जान लेते हैं, फिर अपने से जानेंगे इसमें कितने धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या कुछ है इसमें, उसकी बात करेंगे। तो जो ये एक्ट है, सीबी एक्ट है, इसका मेन उद्देश्य एक ही है कि जो भी सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर जो जिसका हितधारक है, हितधारक का जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करना, इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके इन्वेस्टमेंट की रक्षा करना, जो उसका प्रोग्राम मतलब जो भी कंपनीज है या जो भी उसका है उसको प्रमोट करना, ठीक है, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, रेगुलेट करना कि कोई उसमें माल प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, कोई उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इत्यादि को रोक के एक नियामक रूप से कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके और एक उसको एक ऐसा प्लेटफार्म मिल सके जहाँ पर वो अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो जो ये एक्ट है इसके अंदर अपने बात करते हैं। तो यह इस एक्ट के अंदर इस एक्ट के अंदर कुल 35 धाराएं हैं और 7 चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो इस पे कुल धाराएं हैं, तो कुल धारा इसमें कितनी लिखी है, 35 धाराएं। तो इस पे कुल 35 धाराएं हैं और इसमें 7 अध्याय हैं। जो पहली धारा है जैसे कि नॉर्मली होती हैं, ठीक है, तो जो अपने जो 7 इसके चैप्टर उनके अलग अलग बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेंगे और नेक्स्ट के आगे आगे धीरे धीरे इंडिविजुअली अपने से बात करेंगे। तो प्रीलिमिनरी है, प्रीलिमिनरी में इसमें नॉर्मली है कि ये एक्ट कब बना था और इत्यादि के बारे में आता है, कहाँ का इसका विस्तार है, इत्यादि के बारे में चीज़ आती है, वो हो गया प्रीलिमिनरी। तो धारा 1 और 2 प्रीलिमिनरी से रिलेटेड है। जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में है बोर्ड की स्थापना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बोर्ड, ठीक है, जो सिक्योरिटी बोर्ड है उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो वो धारा 3 से 9 में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अध्याय यानी चैप्टर नंबर 3 की। इसमें लिखा गया है जो असेट्स है उसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है, ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं अपने असेट्स का, ठीक है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कैसे रहेगी, क्या होगी, तो उसको धारा 10 में पढ़ेंगे। उसके नंबर बात करते हैं चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 के अंदर अपने पढ़ेंगे कि बोर्ड के कार्य, जो सिक्योरिटी बोर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, उसकी कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, यह रहेगी धारा 11 से लेके 11D में ये पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो इसका रजिस्टर्ड एक सर्टिफिकेट बनता है। तो कौन बोर्ड के अंदर रजिस्टर करेगा और रजिस्टर होगा तो वो सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा इत्यादि के बारे में बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसमें धारा 12 है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5A की। तो जो चैप्टर नंबर 5.1 है इस पर लिखा गया है कि मैनिपुलेशन यानी कि जो भी अपने हेर फार करते हैं उन सब का निर्देश रहे, मतलब निषिद्ध रहेंगे वो, ठीक है, प्रतिबंधित रहेंगे। और इनसाइड ट्रेडिंग है उनका क्या होगा, या अभिग्रहण हो रहा है या फिर किसी के अंदर कुछ अधिग्रहण कर रहे हैं वो किस तरह से होगा उसको पढ़ेंगे अपने चैप्टर 5A के अंदर, ठीक है, और ये पढ़ेंगे धारा 12A के अंदर। उसके बाद आता है 6 नंबर अध्याय। तो 6 नंबर अध्याय के अंदर अपने पढ़ेंगे वित्त यानी फाइनेंस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अकाउंट का कैसे होता है, लेखा बोलते हैं, वो कैसे होगा और ऑडिट किस तरह से होगी इत्यादि के बारे में बात करेंगे। जो अध्याय 6 है ये, उस पर लिखा गया है कि बोर्ड की दंड की शक्ति क्या है और उसका वो न्याय निर्णय किस तरह से कर सकता है इत्यादि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 6B की। तो जो अध्याय 6B है इस पे लिखा गया है कि जो ओपिनियन ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना कैसे होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी सत्ता क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी इत्यादि को पढ़ेंगे अपने धारा 15K से लेके 15Z तक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है प्रक्रिया मिसलिनियस बोलते हैं जिसको, वो धारा 16 से लेके 35 तक रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं धारा 1 की। तो जो इसका चैप्टर 1 है, ठीक है, जो धारा 1, तो चैप्टर 1 के अंदर पहले प्रीलिमिनरी है जो बात की 2 धाराएं हैं। तो पहला है
कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ठीक है, और कमिटमेंट कब हुआ था और इसका पूरा नाम क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बात कर लिया था, इस एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि देखो हिंदी में भी अपने इसको कर सकते हैं सिक्योरिटी, या फिर अपने इस तरह से पढ़ सकते हैं इसके अंदर, पर वो है कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में लिखा होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे या कुछ पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश पे थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए ठीक है। तो इंग्लिश में अपने थोड़ा समझ लेंगे और थोड़ा हिंदी को थोड़ा मिक्स इंग्लिश टाइप में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में, इसका विस्तार है, ठीक है। और उसके बाद में ये इन्फोर्स कब हुआ था, वो अपने पहले ही बात कर ली थी, 30 जनवरी 1992 को ये इन्फोर्स हुआ था। अब नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 के अंदर इसमें बात की गई डेफिनेशन की। जो आप अपनी धारा 2 है डेफिनेशन, उस पर लिखा गया है कि जो इस पर लिखा गया है, जो नाम लिखा गया है, इसका वही अर्थ होगा इस एक्ट में जब तक कि उससे अन्यथा परिभाषित नहीं कर दिया गया हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बोर्ड। बोर्ड का क्या अर्थ है इस एक्ट में। तो जो बोर्ड है, बोर्ड का इसके अंदर ये अर्थ है कि जो सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है, आगे अपने पढ़ेंगे सेक्शन 3। तो जो सेक्शन 3 है उसमें जो बोर्ड बताई गई है उसको ही बोर्ड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी है, तो बी के अंदर पढ़ते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन का क्या अर्थ है, चेयरमैन का अर्थ है चेयरमैन ऑफ बोर्ड। जो ये बोर्ड होगा उसका जो चेयरमैन है वो चेयरमैन माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। और उसके बाद में जो बी ए है, ये सेक्शन को 2000 के अंदर ऐड किया गया था, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसका अर्थ क्या है कि जो कोई भी स्कीम है, ठीक है, या फिर कोई भी अरेंजमेंट किया गया है जो कि इस सेक्शन के धारा 11A को सेटिस्फाइज करता है, ठीक है, कि वो चीज़ उसमें देखिए उसके अगर समतुल्य है, जो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है उसके वो अगर अकॉर्डिंग चलता है तो वो चीज़ मानी जाएगी, आपकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाएगी। उसके बाद में सी जो इसका है सब क्लोज है 2 का, तो जो सी में लिखा है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। तो यहाँ पर जो अभी हाल में जो सिक्योरिटी बोर्ड है उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट जो रेजोल्यूशन पास किया था, जो 12 अप्रैल 1988 को पास किया था, इकोनॉमिक्स अफेयर, जो इस पर ये नंबर लिखा गया है 144 SC 86, और ये 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था। उस एक्ट के अंदर जो माना गया वही बोर्ड माना गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है फंड। तो जो फंड है, फंड का मीन्स क्या है कि जो सेक्शन 14 के अंदर बताया गया वो फंड से रिलेटेड, फंड से मानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की DA की। जो इसमें आप सब क्लोज DA है, DB है या FA है, ये सारे तीनों के तीनों 2017 के अंदर अमेंड करके इसके अंदर जोड़े गए थे, ठीक है। अब जो DA उसको पढ़ते हैं, इस पे लिखा गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या चीज़ है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 का एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा ही यहाँ पे मानी जाएगी और वही अथॉरिटी है। उसके बाद में DB की बात करते हैं, सब क्लोज की, ये यहाँ पर है जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है जुडिशियल मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर कौन है, तो जुडिशियल मेंबर वो है जिसको जो सिक्योरिटी अपनी जो अपीलियंट ट्रिब्यूनल है इसकी बोर्ड की जो ट्रिब्यूनल है वो किसी को अपॉइंट करती है, ठीक है। जो इसका धारा है, सेक्शन है 15MA, ठीक है, 15MA के जो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जिसको अपॉइंट करती है वो, या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो होगा, वो जुडिशियल मेंबर माना जाएगा। उसके बाद में बात करती है मेंबर की। देखो DB में तो पढ़ा है अपने जुडिशियल मेंबर, और अपने जो E में पढ़ेंगे सिर्फ ओनली मेंबर। तो मेंबर क्या है, मेंबर का मीन्स ये है कि बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, उसके साथ के अंदर जो चेयरमैन है, चेयरमैन को मिलाकर जो टोटल बोर्ड के सदस्य हैं वो सारे मेंबर हैं, इसमें बात कही गई है। अब इसमें आगे लिखा गया नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का मतलब यह है जो ऑफिशियल गजट है उसके अंदर जो चीज़ प्रकाशित होगी वो नोटिफिकेशन माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं FA की। FA में ये लिखा गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या चीज़ है, तो जो इसका ये एक्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के सब क्लोज 1 के अंदर जो परिभाषा दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ जो बनी हुई है वही चीज़ें मानी जाएगी। ज़्यादातर आप देख रहे होगे, जैसे देखो अपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पढ़ी है, उस पर भी सेक्शन 3 है, उसके अंदर सेक्शन 3 सब क्लोज 1 है। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बात करते हैं, उसमें भी सेक्शन 3 और सब क्लोज 1 है,
ये दोनों में सेम रह रहा है देखो। उसके बाद में आते हैं प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब वो है कि जो रूल जो इसके सेक्शन के अंदर बना इस एक्ट में बनाए गए हैं उसको प्रेस्क्राइब माना गया है। उसके बाद एच की बात करते हैं इसमें, रेगुलेशन की। रेगुलेशन का मीन्स वो है कि जो रेगुलेशन जो बोर्ड है, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशन बनाई गई है उसको रेगुलेशन माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे, एच ए। यह जो सब क्लोज है इसको 2002 के अंदर जोड़ा गया था। रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक है उसका मीन्स क्या है कि जो रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934 के अंदर जो एक्ट बना था उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक का अर्थ है वो अर्थ यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद में आई में पढ़ते हैं सब क्लोज में, तो आई में लिखा सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का क्या मीन्स है कि जो सेक्शन 2 इस एक्ट के जो सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 था, एक बना था, उसके सेक्शन 2 के अंदर जो चीज़ बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही सिक्योरिटीज माना जाएगा। अब लिखा है टेक्निकल मेंबर, ये 2017 में जुड़ा था। कई बार कोई एग्जाम आते हैं, जैसे सेबी की खुद ने भी वैकेंसी निकाली है, हाल फिलहाल में निकाल रखी है, तो जब वैकेंसी आती है उसमें सेबी एक्ट है तो जब एक्ट पूछते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कई बार कि टेक्निकल मेंबर है वो कब जोड़ा गया था और उसका मीन्स क्या है, और जुडिशल मेंबर क्या है, जुडिशल मेंबर में और खाली मेंबर में क्या फ़र्क है, और सदस्य कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे इसमें पढ़ते हैं टेक्निकल मेंबर, तो टेक्निकल मेंबर का इसका अर्थ है कि जो क्लोज जो सेक्शन इसका 15 MB है। अब देखो 15 MB जैसे GB होती है, हार्ड डिस्क होती है, वैसे 15 MB ऐसे ही लग रहा है कि 15 MB डाटा आपका ख़त्म हो गया। तो जो 15 MB है जो सेक्शन है उसके सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग ये चीज़ मानी गई है। और उसके अलावा जो शब्द इसमें नहीं दिया गया इस एक्ट में, वो शब्द का अर्थ वही माना जाएगा जो कि डिबॉचरी एक्ट 1996 में दिया गया है, या सिक्योरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को सेम यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो जो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 ये बताता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड की स्थापना कैसे होगी, क्या कुछ होगा, उसकी बात करते हैं। तो चैप्टर 2 में पहले पढ़ते हैं स्थापना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की स्थापना कैसी होगी, क्या चीज़ होगी, उसके बारे में। तो इस पे जो लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाइड करती है या अपॉइंट करती है उसके अकॉर्डिंग जो इस एक्ट का पर्पज़ है, इस नाम के अकॉर्डिंग वो चीज़ मानी जाएगी। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने जैसे इस पे लिखा गया है कि विद द इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification appoint there shall be established for the purpose of this act a board by the name of the Securities and the Exchange Board of India। या जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, उसको अपॉइंट किया है, या जो उसका पर्पस से जो एक्ट में लिखा गया उससे जो स्थापित करेगा वही चीज़ मानी जाएगी। अब जो 2 नंबर पे इस पर जो लिखा है वो लिखा है कि इसके अंदर, तो इसमें जो लिखा है कोऑपरेट बॉडी के हिसाब से जो उसमें नाम बताया गया है ऊपर, उसके हिसाब से लगातार चलने वाली ये बॉडी रहेगी। और जो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्वायर करेगी, अधिग्रहण करेगी, रखेगी या डिस्पोज करेगी प्रॉपर्टी का। अब बोर्ड तो बन गई, अब उसको ये दिखा रहेगा कि किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, उसको रखे या उसको डिस्पोज कर दे, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, जो सब कुछ होगा वो इसी बोर्ड के नाम से होगा। ये बॉडी होगा, इसको अधिकार होगा, ये किसी पे भी अगर इससे कुछ गलत होता है इसके साथ तो ये मुकदमा कर सकती है, और अगर किसी को इस बॉडी से दिक्कत होती है तो इस बॉडी पे मुकदमा किया जा सकता है, इसमें चीज़ रहेगी। और जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा सेबी का वो रहेगा बॉम्बे के अंदर। इसके अलावा पूरे इंडिया में अदर ऑफिस है वो भी है खोल सकती है, बोर्ड को ये अधिकार रहेगा। अब इसमें बात करते हैं धारा 4 के अंदर कि बोर्ड का मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो जो इसका मैनेजमेंट रहेगा, इसमें कौन कौन रहेंगे, कौन कौन सदस्य रहेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर एक तो चेयरमैन होगा, ठीक है, एक तो चेयरमैन होगा, उसके अलावा 2 मेंबर होंगे, ठीक है, 2 मेंबर होंगे मिनिस्ट्री के, सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से अपॉइंटेड रहेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से डील करते हैं, या कंपनीज एक्ट 1956 था या संशोधन कंपनी एक्ट 2013 बना दिया गया था, उसमें अमेंडमेंट और भी कर दिया है आगे। तो इसमें जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दो रहेंगे, अपॉइंट रहेंगे, एक तो चेयरमैन हो गया, 2 मेंबर्स और हो गए, उसके अलावा हो गया 1 मेंबर और रहेगा जो कि रिजर्व बैंक का सदस्य होगा। तो बोर्ड के मैनेजमेंट में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो एक आपका मेंबर, एक चेयरमैन होता है, 2 गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर होते हैं, एक आपका रिजर्व बैंक की तरफ से मेंबर होता है। उसके अलावा साथ ही साथ 5 मेंबर और होते हैं, ठीक है, इसके अलावा 5 मेंबर और होते हैं
और जो जिनमें से जो 3 मेंबर होते हैं वो होल टाइम मेंबर रहते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, यानी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है उनको, पर वो होल टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए नहीं रहते। होते 5 है, 5 में से 3 रहेंगे, वो फुल टाइम उसके लिए रहेंगे। इसके बाद में इसमें आगे और भी लिखा गया है, जो इसका जनरल सुप्रिटेंडेंट होगा वो उसको डायरेक्ट करेगा बोर्ड के अंदर, जो है वो उसके डायरेक्शन हो गया, मैनेजमेंट हो गया बोर्ड का, जो सभी मेंबर्स हैं उनको गाइड करना, सभी पावर्स को रखना, उसके कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये काम चीज़ रहती है। इसके अलावा जो भी चेयरमैन होता है, चेयरमैन है या अन्य मेंबर्स हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से उनकी इंटीग्रिटी की, नैतिकता उनकी कैसी है, ईमानदारी, वो चीज़ को, उनकी कैपेसिटी है उस चीज़ को होल्ड करने की, ठीक है, वो अगर होल्ड करने कैपेसिटी है, उनको ज्ञान है, उनको विधि का ज्ञान है, वित्त का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, लेखा का ज्ञान है, अकाउंट का ज्ञान है, या प्रशासन का ज्ञान है, या कोई अन्य चीज़ है जो रिक्वायर्ड है इस पद के लिए, इन पदों के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को देख के और उन सभी को अपॉइंट करेगी। ये चीज़ें हैं। अब जो धारा 5 है इसमें बताया गया है कि जो बोर्ड होगा, जो ऑफिस होगा, या चेयरमैन की जो सर्विस होगी, मेंबर का बोर्ड का सदस्य रहेगा, वो टाइम कितना रहेगा या कैसे रहेगी उनकी सर्विस। तो इसमें यह बताया गया है कि सरकार है, सरकार को अधिकार होगा कि सरकार किसी भी समय जो चेयरमैन है या जो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं उनको क्लोज जो सब सेक्शन 1 है उसके क्लोज डी के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जो 4 अभी पढ़ा था ऊपर अपन ने, उसके 4 के अकॉर्डिंग, सब सेक्शन 1 के और क्लोज डी के अकॉर्डिंग कभी भी उसको हटा सकती है, ठीक है, उसको कभी भी हटा सकती है। और उस पर यह कर सकती है कि आप 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने से ज़्यादा उसके टाइम नहीं देते हैं, या तो 3 महीने की आप सैलरी दीजिए और आप जा सकते हैं, या 3 महीने की सरकार सैलरी देके उसको बाहर निकाल सकती है। ये चीज़ है, यानी सरकार पे कोई बाउंड नहीं है कि एक बार किसी को ज्वाइन कर दिया तो वो रखे रखे, सरकार उसको कभी भी हटा सकती है। अब जो धारा 6 है इसमें लिखा है रिमूवल ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस। रिमूव कब हटा सकती है? जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, सभी एक्ट्स में पढ़ते हैं कि अगर कोई अनसाउंडफुल हो गया, कोई पागल हो गया, कोई दिवालिया हो गया है, या फिर उसका मॉरल कैरेक्टर सही नहीं है, तो उन सभी जो उसमें तथ्य रहेंगे वो तो है ही है। उसके अलावा और भी कुछ हैं, उस पर अपने बात करते हैं। जैसे इस पर लिखा गया है कि अगर किसी को पागल घोषित कर दिया गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, या अनसाउंड माइंड हो गया, या किसी पे कोई मुकदमा हो गया, आपराधिक कोई मुकदमा चल रहा है, या सरकार के, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग उनको ये लगता है कि ये अब ये योग्य नहीं रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस पद पर धारित नहीं कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर उन सभी को हटाया जा सकता है। ये चीज़ है। इसके अलावा जो धारा 7A है उस पर लिखा गया है कि कौन से मेंबर है जो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मीटिंग में वो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं ये, या फिर किसी दूसरी कंपनी के अंदर वो डायरेक्ट कर रहे हैं, या कोई लाभ का पद धारण कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि मैं डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किया जाएगा कि मेरा उस कंपनी के अंदर मैं लाभ के पद पे हूँ, ये मैं लाभ ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो पर्टिकुलरली जो मीटिंग होगी उसमें जो इसका इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर वो वोट नहीं करेगा, उस केस के अंदर वो डिसीजन के अंदर वोट नहीं कर पाएगा। जो धारा 8 है, धारा 8 में लिखी गई है कि जो उसकी नियुक्तियाँ हैं, ETC है, या इनवैलिडेट प्रोसीडिंग, तो उसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसमें ये लिखा गया है कि नो एक्ट और द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड मेरली बाय रीजन ऑफ, यानी कि अगर कोई वैकेंसी है, या कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोर्ड के अंदर कोई सदस्य है, या कोई अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट रहा है, एक्टिंग जो मेंबर है बोर्ड का कोई उसमें रहा है, या कुछ भी रहा है, प्रोसीजिंग इरेगुलरिटी रही है, तो भी जो मेरिट है, केस की जो मेरिट है उसको इफेक्टेड नहीं करेगी, यानी अगर किसी जो चल रहा है उसके अंदर उसको डिफेक्ट नहीं करेगी। उसके अलावा ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द बोर्ड, तो जो बोर्ड है, बोर्ड अपने नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सदस्य को या किसी ऑफिसर है उसको, एम्प्लॉयज़ को अपने आधार पर रख सकेगा, और उसकी सेवाएं भी जो उसके नियम बनाए हैं उनके आधार पर वो उनकी सेवाएं भी समाप्त कर पाएगा। तो इस पार्ट में अपने 9 ही सेक्शन पढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट में अपने आगे के धाराएँ हैं उनको करेंगे। और धन्यवाद, थैंक यू।